20,000 साल पुराना जंगल, जहां डैन अपनी टीम के साथ किसी चीज को ढूंढने के लिए गया हुआ है। लेकिन आज जब वो हल्का होने के लिए किनारे पर गया तो अचानक उसके सामने कुछ आ गया। फिर उसे वापस लौटने में देर हो गई। टीम में हलचल बढ़ गई कि आखिर वो कहाँ चला गया, अब तक वो लौटा क्यों नहीं। एली ने खुद की ये जिम्मेदारी उठाई और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में गुम ना हो जाए इसीलिए उसने खुद को एक रस्सी से बांध दिया और उस रस्सी को एक पेड़ से, जिसके सहारे से वो आगे बढ़ने लग गई। लेकिन कुछ ही समय के भीतर वो रस्सी टूट जाती है या फिर काट दी गई। इतने में उसे अचानक खुद के सामने अपना दोस्त खड़ा मिला। ये डैन था जिसे आधा शरीर किसी ने छील दिया था, लेकिन वो इतना नशे में था कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। पर एली उसे इस हालत में देखकर हैरान थी कि आखिर ये किसने किया। डैन ने उसे कुछ सवाल जवाब भी करे, वो भी बिना बोले बस चलता ही रहा एक दिशा में। लेकिन वो बिना बोले चलता रहा एक ही दिशा की तरफ। तभी अचानक वहां पर वो आ गया जिसकी इन्हें कहीं और से कोई उम्मीद नहीं थी। ये एक परछाई थी जो इतनी बड़ी थी कि उसका अनुमान लगा पाना असंभव लग रहा था। एली तो फौरन पीछे भाग गई और एक पेड़ के पीछे छुप गई जो उसके करीब आते जा रहा है। लेकिन एली तो उसके दोस्त को बुलाने लग गई, इसीलिए वो साया वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद एली फौरन भागकर अपने दोस्त के पास गई, उसे सब कुछ बताया जो सुन वो भी हैरान था। जब कॉर्स अपनी एक साथी के साथ थोड़ा सा आगे गए तो उन्हें डैन की लाश मिली जिसे बड़ी अजीब तरह से नोचा गया था। उन्होंने इस बारे में बाकियों को बताया लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब सबने उसे देखा तो सभी के अंदर दहशत पैदा हो गई। कॉर्स बोला कि हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, साथ में डैन की लाश को भी लेकर चलना चाहिए। पर जूनियर जो इनका लीडर था वो कहता है कि डैन की लाश उसके पिता से ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके पिता से ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले उन सभी को उन्हें ढूंढना है, उसके बाद ही आगे कुछ और होगा। उसके इस रवैये से पूरी टीम नाखुश थी, इसीलिए अब उसे बगावत की बू आने लगती है। जाकर उसने अपना मन बदला और कहा कि ठीक है, हम वापस आते समय डैन की लाश को अपने साथ लेकर जाएंगे और सही से उसे अच्छी जगह पर दफना देंगे। सब आगे बढ़ने लग गए। इसी दौरान पार्कर सबसे पीछे रह गई और अपनी टीम से बिछड़ गई। जब एली ने इस बात को नोटिस किया वो फौरन सभी से कहती है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि हम उसे जल्दी से ढूंढ सकें। लेकिन जूनियर ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो डैन जैसा हाल किसी और का नहीं चाहता। उसने कहा सभी को साथ में रहना होगा, जो चले गए सो चले गए, पर कॉर्स ऐसा नहीं चाहता। उसके लिए पार्कर उसकी बेटी जैसी है जिसने उसे जंग में खो दिया था, इसीलिए वो सभी से कहता है कि तुम लोग अब आगे जाओ, मैं उसे ढूंढ कर ले आता हूँ। हालांकि एली उसे अकेले जाने से मना करती है, पर कॉर्स का मानना था कि उसके लिए जंगल एक मामूली चीज और ऐसी जगहों पर कई दिन वो अकेले रहा है तो वो सभी उसके लिए बेफिक्र रहे। लेकिन आखिरी समय पर डॉक्टर लैम भी उसके साथ जाने को राजी हो गई। बाकी के लोग आगे बढ़ने लग गए पर गलत दिशा में, क्योंकि जूनियर की दिमाग में सनक थी, उसे किसी भी तरह करके अपने बाप को ढूंढना था। ऐसी एक जगह पर जब ये लोग पहुंचे एली को किसी के पैरों के निशान देखे। ये किसी जानवर के नहीं थे क्योंकि जितना बड़ा निशान था उतना बड़ा कोई जानवर था ही नहीं। ये निशान थे येटी के। जी हाँ, वो यहाँ इसी जंगल में है और इसी चीज को जानकर एली दंग रह जाती है। पर ये पूरी कहानी है क्या, जूनियर ये पिता यहाँ क्यों आए थे, अब वो जिन्हें लेकर आए थे वो कौन था, ये सब जानने के लिए चलते हैं 1947 के अलास्का में, जहाँ एक मिलियनर ऑयल टाइकून संडे सीनियर ऑयल की तलाश में आए जंगल में आया था। उसकी पूरी टीम भी जो इस काम में माहिर थी, पर यहाँ इन्हें ऑयल के साथ साथ एक और चीज मिल गई। इसे पाकर ये बेहद खुश थे। अब संडे सीनियर ने इसी कॉटेज के केज में किसी क्रिएचर को बंद करके रखा है, लेकिन वो भूल गया कि ये जंगल है और यहाँ से न जाने कितनी है। इस टीम के साथ एक लड़की भी थी, पैडी, जो कि कुक की बेटी थी और वो सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। उसी समय इन लोगों को बाहर से कुछ आवाजें आती है जैसे मानो कोई गुर्रा रहा हो तेज तेज। किसी ने कहा कि शायद भालू होगा तो किसी ने कहा कि शायद कोई भेड़िया होगा, पर वहां क्या था असल में किसी को नहीं पता चल पाया। अब रात हो गई, ये सभी सोने के लिए चले गए। पर देर रात पैडी को दोबारा से कुछ आवाजें आई। इस बारी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। दरअसल इनकी टीम का एक साथी कॉटेज की टूटी हुई छत को ठीक करने में लगा है और उसी का ये शोर था। पैडी ने जब उसे अकेले करते हुए देखा तो उसे बातें करने लगी, लेकिन अचानक उसी समय कोई चीज उस शख्स को उसी होल के ऊपर खींच लेती है। पर पूरा नहीं बल्कि आधा शरीर उसका नीचे रह गया, जिसके खून के छींटे पैडी के मुंह पर आकर गिरते हैं। ये मंजर इतना भयानक था कि उसकी चीख निकल पड़ी। सभी जाग गए, फिर उनका क्या हुआ किसी को आज तक नहीं पता चला। इस हादसे के 2 हफ्ते बाद संडे सीनियर के बेटे संडे जूनियर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने बताया कि आज से 13 दिन पहले उसके बेटे अपनी हुनहार टीम के साथ अलास्का गए थे तेल की खोज करने, लेकिन अभी तक वो नहीं लौटे। हमें काफी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं, उनका कोई पता नहीं चला। अब ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने एक टीम बनाई है जिसमें एक डॉक्टर, एक एक्स आर्मी मैन, एक आर्कियोलॉजिस्ट है और एक नेविगेटर भी है। इन सभी लोगों के साथ हम उस जंगल में जाएंगे और उसे खोज कर निकालेंगे। जूनियर ये प्रेस काफी मशहूर होती है और हर तरफ इसकी चर्चा थी क्योंकि ये कुछ नया और हैरत अंगेज था। इसके बाद ये लोग जंगल में जाते हैं, कुछ दिन इधर उधर शेल्टर लगाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। मगर फिर एक दिन चीजें बिगड़ने लगती है जो अभी आपने देख ली थी। मगर आगे क्या हुआ, एली को हल्का हल्का अंदेशा होने लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं है जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। बर्फ भी लगातार गिर रही है जिसका मतलब साफ है कि जल्दी तूफान आने वाला है और इसके बाद ये जंगल पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगा। तभी अचानक इन लोगों के पार्कर की चीख सुनाई देती है जो मानो मदद के लिए बुला रहा हो। हर कोई अलग अलग दिशाओं की तरफ देखने लगता है। उन्हें सिर्फ उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कॉर्स को वो दिख गया और इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगा। उसके एक एक कदम उसे ऐसी चीज के करीब लेकर जा रहे थे जिसका आकार उसकी सोच से बड़ा था। जब वो थोड़ा और करीब गया तो उसने पार्कर की उसी दर्द भरी चीखों को सुना जिसे येटी नोच रहा था। अब कॉर्स ने बंदूक भी चलाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ और जब येटी को खुद लगा कि अब उसे चले जाना चाहिए तो वो चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद जब कॉर्स पार्कर के पास पहुंचा तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। पूरा शरीर को छिल दिया गया था उसके, जिसे उसे बचा पाना नामुमकिन था। इसीलिए कॉर्स ने उसे आसान मौत दी थी। उसका दम घोट कर ये करते समय कि
उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसकी बेटी जैसी थी वो, पर अब क्या करे, उसे ये करना ही पड़ा, वो मजबूर था। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों को फाइनली वो कॉटेज मिल जाता है जहां पहले वो टीम आई थी। जूनियर तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उसके पिता अंदर ही हो। ये लोग अंदर पहुंचे। एली ने जब वहां हर एक कोने को देखा तो वो समझ गई कि यहाँ भी वो आया था। कुछ जगहों पर इंसान के मांस के टुकड़े थे तो कुछ जगहों पर खून के धब्बे थे, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो उन्हें अभी देखना बाकी है। इतने में उसने किसी की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई डर के मारे कर्रा रहा हो। ये डॉक्टर लैम थी जो यहाँ पर इनसे पहले आई थी। एली ने फौरन उसे उठाया। इतने में गेट तोड़कर कॉर्स अंदर आ गया, जिसके चेहरे पर गुस्सा था, एक डर भी, जो देख एली समझ गई। उसे पता चल गया कि उसने उसे देख लिया है और इसीलिए उसने उसे सिर्फ इतना पूछा, क्या उसने देखा उसे? कॉर्स बताना शुरू करता है। वो एक इंसान की तरह दिखता है, उसकी 2 टांगे थी, ढेर सारे शरीर पर फर थे, लेकिन उसकी शेप किसी गॉडजिला जैसी थी, बहुत विशाल था। वो उसके ये शब्द एली को और ज्यादा डरा रहे थे। जब उसने बताया कि वो पार्कर को किसी डॉल की तरह चीर फाड़ रहा था तो जूनियर उस पर गुस्सा हो गया। चिल्लाते हुए कहने लगा कि फिर तुमने क्या किया? तुम्हें मैंने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ रखा है ना, तुम उसे मार कर आ गए। कॉर्स के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कहता है कि उसके बस की बात नहीं थी। न जाने वो चीज क्या थी। जूनियर फिर सबसे पूछता है कि आखिर वो चीज है क्या। डॉक्टर लैम बताती हैं कि उसे पार्कर के पैर में से एक डांट मिला है, जो आज का नहीं बल्कि तकरीबन 20,000 साल पहले पुराने एक प्री हिस्टोरिक एनिमल का है, जो यहाँ न जाने कब से रह रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये दांत उसके नहीं बल्कि उसके बच्चे का, यानी कि वो यहाँ एक नहीं बल्कि और उसके जैसे और भी है। एली के साथ जितनी भी लोग वहां खड़े थे ये सब जानकर दंग रह जाते हैं। अब उनके पीछे 20,000 साल पुराना एक मॉन्स्टर लग चुका है। जूनियर तो फौरन रेंजर को बुलाने की बात करता है। उसने तुरंत ही रेडियो से संदेश भेजने को कहा, लेकिन तभी अचानक से वहां एक तेज गुर्राहट सुनाई दी, जो सुन कॉर्स ने बोला कि अब शायद ऑर्डर के लिए बहुत देर हो गई है, उसका कुछ खो गया है जो अगर उसे नहीं मिला तो वो हम सबको मार देगा। इतने में वो आवाज तेज हो गई तो कॉर्स बंदूक लेकर खिड़की के पास खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ उसी दौरान खिड़की के बाहर एक हाथ आया जो सीधा कॉर्स के पेट में घुस गया। वो हाथ उसकी अतड़ियों को बाहर कर देता है। एली फौरन उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है, उसे बचा लेती है, लेकिन वो दोबारा आया और उसे खींच कर ले गया। दूर जाते हुए एली के हाथ में सिर्फ कॉर्स की पेट की अतड़ियां थी, जो किसी पतंग के मांझे की तरह धीरे धीरे खिंचती जा रही थी और आखिर में वो खत्म हो गई। ये सीन इतना भयानक था, जितने भी वहां लोग थे सभी के पैर कांपने लगते हैं। इतनी दर्दनाक मौत भला कौन ही चाहेगा। सभी को समझ में आ गया कि डॉक्टर लैम सही कह रही थी, ये वही है जिसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में पढ़ा था। बाद में इन्होंने उस खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ खुद की संतुष्टि के लिए। इसका कोई मतलब नहीं बनता। कुछ देर बाद इन्हें वो लाश भी मिल गई जो शुरुआत में पैडी के सामने आकर गिरी थी, वही कटा हुआ आधा इंसान। टीम का एक साथी लगातार रेडियो को ठीक करने में लगा है, लेकिन मौसम खराब है, ऐसे में किसी से संपर्क कर पाना आसान नहीं है। उन्हें बार बार लगे टावर को ठीक करना होगा, तभी जाकर कुछ बात बनेगी। इस बीच उसी कॉटेज में डॉक्टर लैम को अपनी बहन की लाश मिलती है। जी हाँ, उसकी बहन पैडी थी और पिता कुक दोनों ही उसी टीम का हिस्सा थे। बहन तो मिल गई, लेकिन पिता का कुछ अता पता नहीं है। बाहर हेनरी और एली दोनों ही उस टावर को ठीक करने लगते हैं। हेनरी ने ऊपर चढ़ने से पहले साफ साफ कहा कि तुम्हें अगर वो दिखे तो सीधा भाग जाना, उसे लड़ने की कोशिश मत करना, उसे तुम जीत नहीं सकते। एली ने हाँ में सर हिलाया और फिर ऊपर चढ़ गया। कुछ समय के भीतर उसने उस सिग्नल टावर को ठीक कर दिया, जिससे नीचे एली ने जो रेडियो पकड़ा था उस पर एक गाना बजने लगा। उस गाने को सुनकर इतना ज्यादा मदहोश हो गई, उसे ऊपर से चीखते हुए हेनरी की आवाज सुनाई नहीं दी। दरअसल वो उसे दिख गया था, इसीलिए वो उसे जल्दी भागने को कहता है। खुद भी जल्दी जल्दी नीचे आने लगता है, लेकिन रस्सी फंस जाने की वजह से वो वहीं लटक गया। जब तक एली ने ऊपर देखा तब तक वो बहुत ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि अब वो आ चुका है और हेनरी उसे खुद के सामने खड़ा पाता है। उसके इस डरावने शरीर को देखकर वो जीते जी मर गया। बस बाकी की फॉर्मेलिटी येटी ने पूरी कर दी। अब उसने उसके कलेजे को बाहर निकाल लिया, फिर उसकी छाती के पैर रखकर उसे वहीं मार डाला। दूर खड़ी एली ये सब देख रही थी। अब तो उसके पास वापस कॉटेज भागने का कोई मौका भी नहीं है। वो थोड़ी दूरी पर है, इसीलिए वो खुद की जान बचाने के लिए दूसरी दिशा में भागने लगी, जहां उसे एक अनजान घर दिखा, जिसके अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक केज के, जिसके अंदर बंद था संडे सीनियर। जी हाँ, वो अभी जिंदा है, पर यहाँ इस केज में कैसे? फिलहाल अभी एली उसे जल्दी उस जगह से बाहर निकालती और वापस कॉटेज में लेकर आई। अब यहाँ जब उसने अपने बेटे को देखा तो काफी खुश हुआ, लेकिन अभी भी वो अपनी जिद में था। उसका कहना था कि वो उसके बिना नहीं जाएगा। वहां लगी पेंटिंग को देखकर एली ने पूछा आखिर वो यहाँ किस चीज के लिए आए थे। तो सीनियर ने कहानी का पहला पन्ना खोला। तेल की खोज उसे यहाँ लेकर आई थी, जो कि उसे मिल भी गया, और वो भी काफी ज्यादा, जिसे बेचकर वो करोड़पति बन सकते हैं। पर इसी दौरान उसने एक कहानी सुनी अपने एक करीबी से, जिसमें वो बताता है कि अलेक्जेंडर ने उसी जंगल में एक दानव का शिकार किया था, जिसने उसकी पूरी सेना को मार दिया, जिसके बाद ही वो पूरे साम्राज्य का सिकंदर बन गया। मैंने भी फैसला लिया कि अब मेरा मकसद सिर्फ तेल निकालना नहीं, बल्कि मैं भी उस दानव को खोजूंगा। अगर वो अभी यहाँ इसी जंगल में रहता है फिर उसे मार दूंगा। मैंने वापस जाकर काफी रिसर्च की और एक खास जगह का पता लगाया। वो जगह यही है जहां भी हम खड़े हैं। इसी जमीन पर सिकंदर ने अपनी ताकत से उस दानव का वध किया था। मैं अपनी टीम लेकर आया, जिसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट हॉल्डस भी थे, जिसे ऐसी चीज की काफी जानकारी थी। उसने मेरे साथ काफी खोज की और उसी खोज में एक दिन हमें उस दानव की गुफा मिल गई। तो हमें पता चला कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं। उन्होंने तीसरे को जन्म दिया है। हमने उसके बच्चे को उठाया था ताकि उसे अपने साथ शहर ले जा सके, परंतु एक दिन हॉलस ने मुझे धोखा दे दिया। उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और उसके बदले में मुझे उस केज में धोखे से बंद कर दिया। तब से मैं उसी में बंद हूँ। अब मैं अपना मिशन को पूरा करूंगा और उस बच्चे को हासिल कर लूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। बाहर आकर उसने अपने बेटे से सारी बात बताई। उन्हें अगर अमीर बनना है तो ये कदम उठाना होगा।
दरअसल एली और डॉक्टर लैम को चारे की तरह वो इस्तेमाल करना चाहता था, जिसके लिए उसने सबसे पहले एली को उसी केज में बंद कर दिया। उसके ऊपर मॉर्फिन पाउडर उलेट दिया ताकि वो अगर उसे खाए तो कुछ ही देर में बेहोश हो जाए। और ऐसे ही कुछ उसने बाहर बैठी डॉक्टर लैम के साथ भी किया। उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसे वहीं बैठा दिया। हालांकि इस चीज से जूनियर खुश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो कुछ करता नहीं। धीरे धीरे करके मौत की गुर्राहट करीब आने लगती है। माहौल काफी डरावना होने लगता है। जूनियर इस चीज को देखने से अपनी नजरें चुरा रहा था, पर उसके पिता उसे कहते हैं अगर उन्हें इस चीज का विरोध किया तो उसका भी वही हाल करेगा जो उसके दोस्तों का किया था। इसीलिए वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर के बाद येटी वहां आया। ये मादा थी जो अपने बच्चे की तलाश में आई थी। वो बाहर बैठी डॉक्टर लैम के करीब गई। उसने ना मानने का सोचा क्योंकि वो तो चुपचाप बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ एली खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश में थी। जैसे तैसे करके उसने अपने हाथ को आजाद कर लिया। तभी उसके केज में आकर गिरा उसी का दोस्त डॉक्टर लैम का कटा हुआ सर। उसने उसे मार दिया आखिर में, और अब वो एली के पास आ रही है। उसके केज को उसने गिरा दिया और अपना हाथ अंदर बढ़ाया, और उससे पहले ही मॉर्फिन उस पर असर करने लगती है। वो वहीं बेहोश हो गया। और इस चीज को देखकर सीनियर ने अपनी बेटी से कहा कि वो जाकर उसके हाथ पांव बांध दे। लेकिन जब उसके करीब गया तो पीछे से एली ने आकर उसके गले को दबा दिया, जिससे कि जूनियर वहीं बेहोश हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरा खत्म कर पाती, पीछे से उसके पिता ने आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का सोचा। इसीलिए वो उसके करीब गया, लेकिन तब तक एली ने अपने पैर से येटी का वो नाखून निकाल लिया और उसके गले में कई बार दे मारा। इससे हुआ ये, उसका लगातार खून बहने लगा और तब तक वहां होलस भी आ गया। वो भी जिंदा है। और उसे देखकर अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ सीनियर कहता है उसकी वजह से ही उन्हें बाकी साथियों की जान गई। पर हॉलस के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एली को वापस होश आया तो हॉलस के पास थी वो, और वहीं वो बच्चा भी था येटी का, जिसे देखकर वो काफी भावुक हो जाती है। दरअसल हॉलस उसका पिता है, जो उसी की तरह एक काफी मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट है। हॉलस कहता है कि अब इसे उसके माँ बाप के हवाले कर दे, वरना सीनियर जैसे कोई और आकर उसे फायदे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि मेरा नाम रोशन करो। एली अपने पिता के बिना जाना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे हॉलस ने मजबूर कर दिया। अगले सीन में एली अपने घर के लिए निकल पड़ी। बोट लेकर हॉलस उस बच्चे को लेकर येटी को दे देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, वो उसे मारता नहीं बल्कि जाने देता है। एक और जूनियर जो अपने मरे हुए पिता के बगल में जाकर बैठ गया, बस यही सोचने लग गया कि जिस इंसान को वो ढूंढने के लिए यहाँ तक आया वो तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था कभी भी। तो क्या उसने यहाँ कर अच्छा किया या फिर गलत? इसी सवाल के साथ ये